students, मैं नितेश कौशिक वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नितेश सर। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, क्या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि कार्बन क्या है या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप डिस्कस करते हो वो क्या है। बेटा कोई भी वो चीज जो, अगर बेसिक डेफिनेशन देखें हम, तो कोई भी वो चीज जो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है वो मोस्टली क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन में आती है। हम बहुत बार क्या मानते हैं कि सिर्फ लकड़ी का, या लकड़ी बोल दो या फिर कोयला बोल दो, वही कार्बन है। नो, आपका बेटा डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी आपका कार्बन है, आपके जो वुडन चेयर वगैरह है या वुडन टेबल है वो भी कार्बन का कंपाउंड आपके पास है, प्लास्टिक भी आपका कार्बन का कंपाउंड है, बोर्ड के अंदर भी प्लास्टिक है आपके पास, वो भी कार्बन का कंपाउंड है, आपका मार्कर है वो भी आपका कार्बन का कंपाउंड है बेटा। इवन जो आप बॉल, क्रिकेट बॉल होती है उसमें भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, या जो भी आप बुक्स हैं, आपके बैग्स हैं, उनके अंदर फाइबर होते हैं, मोस्टली कार्बन के कंपाउंड। तो हमारे सराउंडिंग में बेटा बहुत ज्यादा ऐसे कंपाउंड हैं जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो सबसे पहले आपके पास क्या है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है कार्बन। कार्बन बेटा आपके पास है, कार्बन आपका 14th ग्रुप का मेंबर है बेटा पीरियोडिक टेबल में। 14th ग्रुप कौन से हैं आपके पास? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। ये आपके कौन से फैमिली के मेंबर माने जाते हैं बेटा? ये आपके 14th ग्रुप के मेंबर माने जाते हैं। तो कार्बन आपका 14th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है आपका 14th ग्रुप का। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है आपका? 6 होता है। जितना कि हमें पता है, हम अगर उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू 10, तो बेटा 2 and 4, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें काउंट किए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास है कार्बन में। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा, क्या कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जांपल हमने वहां पे NaCl टाइप का लिया था, हमने वहां पे एक और चीज पढ़ी थी बेटा, वैलेंसी। जो आयनिक कंपाउंड होते थे बेटा, उनकी वैलेंसी या तो लेस देन 4 होती थी, लेट 1, 2 and 3, ताकि इजीली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +2 चार्ज, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +3 चार्ज एक्वायर करते थे। जिनका नेचर किनका था बेटा? मोस्टली मेटल्स का नेचर ये था आपके पास। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल आपके पास क्या है? नॉन मेटल ज्यादातर बेटा है तो कार्बन भी आपका नॉन मेटल ही, लेकिन नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस करी वो क्या करी थी कि दीज आर दोज एलिमेंट विच आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की टेंडेंसी रखते हैं। उसके लिए भी हमने आपको बताया था नॉर्मली क्या कि वैलेंस शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वाला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1, 6 वाला इलेक्ट्रॉन गेन करके -2, और आपके पास 7 वाला आपके पास 5 वाला इलेक्ट्रॉन गेन करता है 3 आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास +3, ताकि वो 8 कंप्लीट हो जाए, -3 6 वाला आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2, 7 वाला आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -1 चार्ज इनके ऊपर आता है। अब रह गए हमारे पास कौन से? जिनकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको हमने डील करना है बेटा अभी। तो बेटा ड्यू टू 4 वैलेंसी, यानी कि 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो इनमें क्या होता है बेटा, लेट कार्बन है या कोई भी एलिमेंट है, कार्बन ही को लेके चलते हैं, तो बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +1 चार्ज आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब वो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और करते करते जब उसके ऊपर +4 चार्ज जाएगा, तो ये कैसा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्वायर +4 चार्ज ऑन कार्बन एटम, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे उसको, और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसका मतलब वो +4 चार्ज एक्वायर गेन नहीं करता। दूसरा ऑप्शन आता है क्या, कि 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले और गेन करके C-4 बना दे। क्यों बना दे, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है बेटा, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसलिए वो -4 चार्ज बना दे। लेकिन -4 में भी यही प्रॉब्लम है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, दूसरा गेन कर लेगा, लेकिन 2 से ज्यादा 3, 4 में उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी उसकी वैलेंस शेल में, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, विच रिक्वायर्ड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर एब्जॉर्प्शन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ -4 चार्ज। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें भाई, कार्बन को वैलेंसी तो अपनी पूरी करनी है, तो उस केस में कार्बन क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, ना तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ना अपना इलेक्ट्रॉन किसी क्या करेगा भाई, गेन करेगा किसी से, किसी बाहर से, तो ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के दौरान बेटा हमारे पास क्या होगा, आपके पास बॉन्ड बनेगा जिसका नाम होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एक टर्म आती है जिसको आप क्या बोलोगे, पहले तो बोलोगे वैलेंसी। ठीक है, और वैलेंसी क्या होती है, कंबाइंड, अगर आप इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलोगे तो बोलोगे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है कोई एलिमेंट, कितने गेन कर रहा है। दूसरा होता है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब होती है कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, वो कैसे कंबाइंड कर रहा है बेटा। और यहाँ पे वैलेंसी इन द सेंस कार्बन के लिए क्या बोलोगे कि वो कितने एलिमेंट के साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कितने बॉन्ड बना रहा है वो, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो यहां पे क्या बोला जाएगा कार्बन के लिए, इसके लिए बोला जाएगा कि कार्बन क्या है आपके पास, इट इज अ टेट्रावैलेंट एटम, ये टेट्रावैलेंट एटम आपके पास है। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कार्बन के रिगार्डिंग, देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन। एज ऑलरेडी डिस्कस, इसके एटॉमिक नंबर 6 होगा, 2 और 4 आपके पास होगा। 4 है तो वैलेंसी बेटा इसकी, वैलेंसी इसकी 4 होगी। 4 वैलेंसी होगी तो ज्योमेट्री जो होगी इसकी, ज्योमेट्री होगी बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये क्या करेगा, नॉर्मली देखो अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो टेट्राहेड्रल बनेगी, जब सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो। ठीक है, टेट्रावैलेंसी में जो शेप इसकी आएगी वो कैसी आएगी बेटा, हम देखते हैं। ये कार्बन 1 है, ये आपके पास लीनियर होते हैं, एक हमारे से दूर होगा इस तरह से और एक हमारी तरफ होगा, इसका बॉन्ड जो होगा इस तरह से। तो बेटा ये जो डार्क मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं या जो हमारी तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारी तरफ कोई एलिमेंट है बेटा, हम यहां पे उसको देखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो दूर बैक साइड में हम दिखा रहे हैं ये वाला, ये क्या है, ये हमसे दूर, हमारे से अवे है, और ये दोनों क्या है, इन द प्लेन। तो ये आपके पास टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन होती है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, ये वाला मान लो या फिर ये वाला मान लो, ये 109.5 डिग्री का आपका होता है नॉर्मली टेट्रावैलेंसी के अंदर। तो इस तरह की आपके पास ज्योमेट्री इसकी होती है। लेट अस सी दिस वन, हम इसको समझते हैं थोड़ा दूसरे एंगल से बेटा। लेट हमारे पास क्या है, कार्बन की 4 वैलेंसी आपके पास है, तो उनको हम कैसे डील करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास हमने मान लिया
कि इस तरह का आपके पास 3D मॉडल आपके पास कार्बन का है, ये वाला इस तरह का। तो इस मॉडल में आपके पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो है, ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर डिस्टेंस पे होंगे, बराबर एंगल पे होंगे। और वो एंगल कितना होगा, बोलिए भाई, वो आपका एंगल आ जाएगा हाउ मच, 109.5 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हम वो देखेंगे बेटा, और वो हमारे पास क्या है, अब वो हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्डिंग नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो यहां देखेंगे हम द कोवेलेंट बॉन्ड इज formed by mutual sharing of electron by both, क्या हो जाएगा, both contributing atom, sharing of electron by both contributing atom। ठीक है, इनमें क्या होता है, जैसे हमारे पास व्हेन लेट हमारे पास दो एटम है बेटा, एक ए है एक बी है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए का आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का आएगा और वो शेयर दोनों के बीच में होंगे। तो इस तरह की जो आपके पास बॉन्डिंग होती है उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हो। तो कार्बन शो कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन कैसी बॉन्डिंग देता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग देता है, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होती है। अब कार्बन के अंदर एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है कि कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कि वो कार्बन कार्बन के साथ बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रह सकता है। It is the property of any compound to form strong covalent bond with large number of same type of compounds। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपाउंड की, वो कार्बन भी हो सकता है, टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन कार्बन ऐसे लॉन्ग चेन बना सकते हैं, और इस लॉन्ग चेन की वजह से हमारे पास बेटा बहुत सारे आपके पास कार्बन के कंपाउंड ऑब्जर्व किए जाते हैं। इवन एक पूरी ब्रांच आपके पास है जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर। अब हम डील करेंगे बेटा कार्बन के साथ हम यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हम बहुत सारी चीजें आपको बताए भाई, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने डिस्कशन करेंगे टॉपिक को। ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझ आई सबको। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, हम डील करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, दो तरह की आपके पास, ठीक है। हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे होमो एटॉमिक और कौन सा भाई आपके पास हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं होमो एटॉमिक कंपाउंड्स। यहां क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बेटा वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में बनते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसे, जैसे आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में सेम टाइप के बीच में बना वो क्या होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। These are those molecular compound in which the sharing of electron take place या covalent bond formation take place between the two same type of atoms, same type। Example दूसरा आपके पास एक Cl है, इसका कोई Cl अब आपके पास पता है आपको एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 17 है। अगर हम 10th लेवल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 and 7, तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। दूसरा क्लोरीन है, उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7।
तो बेटा ये शेयर हो जाता है यहाँ पे और ये शेयर हो जाता है यहाँ पे। तो इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है आपके पास, कर सकते हैं इसको हम। ऐसे ही जितने भी आप लोग, डजेंट मैटर कि वो सिंगल बॉन्ड बनाए, वो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे आपके पास ऑक्सीजन एटम है बेटा, एटॉमिक नंबर आपको पता है 8, 2 and 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अनदर ऑक्सीजन इज हियर 1 2 3 4 5, यहाँ पे कर देंगे 5 and 6। तो बेटा ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये इनके बीच में और ये यहाँ पे शेयर होंगे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बॉन्ड कितने बने, ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। इन द सिमिलर वे व्हेन वी हैव N2 मॉलिक्यूल, तब एक नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा आपके पास 7, तो 2 and 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बेटा बाहर से, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 and 5, ये है नाइट्रोजन के एलिमेंट आपके पास। अनदर नाइट्रोजन इज दिस वन, तो ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। तो बेटा जब यहाँ पे आप देखेंगे तो शेयरिंग ये हो गई, और जब यहाँ पे देखेंगे तो शेयरिंग ये हो गई, दैट इज नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर नाइट्रोजन। तो ये कुछ कंपाउंड हमने आपको डिस्कस किए हैं जो क्या बताते हैं, जो आपके पास होमोलोगस या होमो एटॉमिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इसके बाद हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है यहां पे, हेटेरो एटॉमिक कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स। दीज आर दोज कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल इन विच, क्या बोलेंगे हम यहां पे, इन विच द कोवेलेंट बॉन्ड या फिर द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। क्या होगा यहां पे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। यहां पे जो बॉन्ड बनेगा तो अलग अलग तरह के एटम के बीच में बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, लेट आपके पास H और Cl है, तो यहाँ पे एक मान लिया H का है, एक Cl का है। आपको पता है कि Cl में तो 7 होते हैं, तो ये हो गए। तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है वो दो अलग अलग तरह के एटम के बीच में बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी ले लेंगे, बहुत सारे आपके पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें आप इनको डिस्कस कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल मान लिया CH बॉन्ड आपके पास बनेगा, तो यहाँ पे भी एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको पता है कि 4 बनते हैं C में, कार्बन में। ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे पास लेट CO आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा आपके पास। ऐसे ही आपके पास क्या हो गया, NO हो गया। ऐसे ही आपके पास और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो इनको आप डिस्कस कर सकते हो, जिसमें हेटेरो एटॉमिक कंपाउंड्स होंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, अलग अलग तरह के एटम होंगे दोनों, तो इनको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल आप बोलते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है, वो टॉपिक आपके पास क्या होगा कि कार्बन की प्रॉपर्टीज। आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगी, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन बनाता है, इनकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डील करते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कंबाइनिंग एटम्स, ये हम बता चुके हैं। जो कंबाइनिंग एटम होते हैं उनके म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन से बनता है आपके पास, या म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो ये कैसा होगा, ये ऑलमोस्ट कैसा होता है बेटा, नॉन पोलर टाइप का होता है, हाँ, या फिर नॉन आयनिक बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नॉन आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक नहीं होता है। आयनिक नहीं है तो क्या होगा,
टू डिफरेंट molecules having very low या very less force of attraction between them. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, नॉन पोलर अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूल पोलर नहीं होते, या फिर लेस आयनिक होंगे तो लेस पोलर होंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी बहुत वीक होती है। और उस वीक अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द, कैसे भाई, कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स आर गैसियस इन नेचर। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे CH4 आपके पास है, C2H6 आपके पास है, या इस तरह के और भी बहुत सारे कंपाउंड आपके पास हैं, वो जनरली कैसे होते हैं, जो प्योरली आपके पास इस तरह के कंपाउंड बोलेंगे तो कोवेलेंटली बॉन्डेड क्या होते हैं आपके पास गैसेस स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, कुछ आपके पास यहाँ पे लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेंगे, जैसे ब्रोमीन आपके पास लिक्विड होता है, कोवेलेंट शेयरिंग बनती है दोनों में ब्रोमीन में। जैसे आपके पास इथेनॉल होता है, इथेनॉल में आप क्या करोगे, यहाँ पे C2H5OH होगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी होगी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो OH ग्रुप होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास बनता है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के कुछ सॉलिड भी होते हैं बेटा, हायर कंपाउंड्स आपके पास आ जाएंगे, तो हायर कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा आपके पास, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक I2 है, P4 है, S6 वगैरह वगैरह, इस तरह के कंपाउंड आपके पास। ठीक है, तो कुछ क्या बनाएंगे, सॉलिड भी होंगे, जैसे I2 है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे S6 है, P4 है, S8 होता है नॉर्मली यहाँ पे, तो इस तरह के कंपाउंड, तो ये सॉलिड भी होते हैं। तो कुछ कंपाउंड सॉलिड मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर आपके पास कैसे होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड वाले, थोड़े सॉफ्ट सॉलिड बोल दो, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है, ज्यादातर हार्ड नहीं होते, ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है इनकी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, ये स्लो रिएक्शन करते हैं, थोड़े ज्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं होती है इनकी। दे टेक प्लेस इन अ मॉडरेट टाइम ऑफ द रिएक्शन, ये एक मॉडरेट रिएक्शन लेते हैं, टाइम लेते हैं रिएक्शन को पूरा होने के लिए, ज्यादा सा फास्ट एकदम से नहीं होते, बहुत स्लो नहीं है, हाँ मॉडरेट रिएक्शन होती है इनमें आपके पास। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखते हो। अब इसके बाद हम काम करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इसको हम हटा देते हैं। तो नेक्स्ट हम डील करने वाले हैं बेटा किस पे, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पे हम डील करने वाले हैं बेटा। तो पहली बात तो एलोट्रोप होते क्या हैं, क्या डिस्कस करेंगे। तो एलोट्रोप्स आपके पास क्या है कि आपके पास ये वो प्रॉपर्टी होती है, एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेम कंपाउंड इन विच द कंपोनेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट स्टेट हैविंग सेम आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, द कंपाउंड और एलिमेंट, द एलिमेंट एग्जिस्ट इन two or more different forms having same chemical properties but different फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। ये एलोट्रोप की डेफिनेशन है, एलोट्रोप की।
ठीक है, तो एलोट्रोप। अब कार्बन के एलोट्रोप कौन से होंगे आपके पास? हाँ, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं यहाँ पे। एलोट्रोपिक फॉर्म बेटा दो तरह से होते हैं। जो कार्बन के एलोट्रोप आपके पास हैं, ठीक है, दो तरह के आपके पास होंगे। एक होंगे हमारे पास क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म, और दूसरी होगी एमोर्फोस एलोट्रोपिक फॉर्म। क्रिस्टलाइन में क्या होता है? क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म वो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है बेटा जो रेगुलरली अरेंज्ड पार्टिकल्स से बनती है। मतलब इनका जो अरेंजमेंट होगा ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे, इनका फिक्स अरेंजमेंट होगा, इनका शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगी और बहुत सारी प्रॉपर्टी दे एनाइसोट्रोपी शो करेंगे। एक टर्म होती है एनाइसोट्रोपी, वो आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो ये होते हैं इनके अंदर तो क्रिस्टलाइन। अब अमोर्फोस क्या होते हैं? इनको शूडो सॉलिड, ये झूठे सॉलिड बोले जाते हैं, जैसे ग्लास है, रबड़ वगैरह है, प्लास्टिक है, तो इनके अंदर शूडो सॉलिड बोले जाते हैं बेटा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंपाउंड। तो शूड, तो इनके अंदर नॉर्मली क्या आता है अमोर्फोस सॉलिड के अंदर? जैसे आपके पास कोक है, ठीक है, कार्बन ब्लैक है, ठीक है, आपके पास भाई जैसे कजल बोलते हो जिसको आप हिंदी में, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड हैं जो आपके पास कार्बन के यहां पे आते हैं, जिनको आप इस सेक्शन में स्टडी नहीं करेंगे। तो हम किसको स्टडी करेंगे इस सेक्शन में? हम इस सेक्शन में स्टडी करेंगे बेटा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। लेट्स स्टडी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है। वी हैव क्या है भाई? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, mainly we have three allotropic form study here। वैसे तो आपके पास और भी 4 एलोट्रोपिक फॉर्म हम जनरली डिस्कस करते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे सिलेबस में बेटा 3 है मेन, तो हम 3 को बताएंगे। जो 4th एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर आपके पास है क्रिस्टलाइन, उसको मैं वैसे थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। 3 एलोट्रोपिक। जो फर्स्ट आपके पास है बेटा वो है डायमंड, जो सेकंड आपके पास है वो है बेटा आपके पास ग्रेफाइट, एंड थर्ड वन इज क्या है आपके पास यहां पे? बोलो, फुलेरीन, ये आपके पास। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी फर्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसको आपने बोला डायमंड। तो डायमंड में क्या होगा बेटा आपके पास? इट हैज 3D नेटवर्क टाइप ऑफ अरेंजमेंट in which each carbon atom is further attached with 4 different carbon atoms with sp3 hybridization to form tetrahedral ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, यहां पे डायमंड में क्या होता है कि हर एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी आपके पास? बोलिए भाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हम देखते हैं कैसे बन रही है आपके पास, तो देखें भाई एक बार यहाँ पे, जैसे मान लिया ये आपके पास एक कार्बन एटम है, ये आपके पास कोई भी कार्बन एटम है, ये फर्दर आपके पास 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें एक और कार्बन आ गया,
ये भी फर्दर आपके पास 4 अलग अलग तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आ गया आपके पास, यहाँ पे कोई था, ये भी आपके पास 4 अलग अलग तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा। यहाँ पे कोई कार्बन था, ये भी आपके पास 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई कार्बन आ गया कोई बैक साइड में, यहाँ पे कोई कार्बन है, तो ये आपके पास 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ईच कार्बन एटम इज फर्दर अटैच्ड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो हर एक कार्बन एटम आपके पास 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे इस तरह की आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर बनेगी तो जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी बेटा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन चीज आपके पास जो ये बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री का। बॉन्ड लेंथ आपके पास होगी 154 पिकोमीटर के अराउंड, एग्जैक्ट 154 पिकोमीटर के अराउंड। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस तरह की स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी। तो ये आपके पास होता है। ठीक है, तो ये आपके पास डायमंड की स्ट्रक्चर है जो हमने अभी डिस्कस करी आपके साथ। अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज आपके पास क्या क्या है। तो डायमंड मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या है बेटा, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज, तो इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है बेटा करीब करीब 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, जो कि बहुत हाई है। मतलब ये नॉर्मली इसका मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है वैसे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम इतना कम है और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड इतना ज्यादा है कि इसका मास इसके वॉल्यूम के कंपैरेटिवली 3.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, और इसका बेटा ये क्योंकि इतना क्लोजली 3D अरेंजमेंट है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, ठीक है, वो बहुत हाई होता है। कितना हाई होता है, ये मान के चलिए कि करीब करीब आपके पास 4000 केल्विन के अराउंड होता है इसका। 4000 केल्विन के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा बहुत ज्यादा होता है, विच इज आपके पास ये मान के चलो, ये पहले मैं बताऊंगा क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना होता है भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करीब करीब 2.4। मतलब अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो सुनते हैं बेटा। जब कोई भी लाइट किसी सिस्टम में या किसी आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर इंटर करती है तो उस लाइट को वो उसके अलग अलग फेसेस से किस इंटेंसिटी से बाहर निकालता है, कितना, क्या वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कम निकालता है लाइट बाहर, या वो उससे कई गुना ज्यादा बाहर लाइट को निकालता है। ऐसी टर्म को आपकी बेसिक सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये। तो जो डायमंड आपके पास होता है बेटा वो एक फेज से लाइट को इंटर कराएगा, तो जितनी वो इंटर करा रहा है उससे 2.5 गुना ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना ज्यादा लाइट को क्या करता है, बाहर निकालता है। इसी वजह से जब डायमंड पे थोड़ी सी भी लाइट फॉल करती है तो वो बहुत ज्यादा चमकता है, बिकॉज ऑफ दिस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये बेटा 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब इसके हम देखते हैं यूज कहां कहां है, यूज ऑफ डायमंड कहां कहां करते हैं। तो यूज ऑफ डायमंड में हम क्या करेंगे वो सुनते हैं बेटा ध्यान से। देखो सबसे पहले तो आपके पास क्या है, यहां पे देखेंगे, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। होप सो समझ आ रहा होगा बेटा सबको। अब हम देखेंगे यूज ऑफ डायमंड। डायमंड काम क्या होता है, तो पहली बात तो क्या है, देखो मैं आपको समझाऊंगा, इसको लिखने में कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, मैं समझाऊंगा इसको। यूज ऑफ डायमंड ये बहुत हार्ड होता है बेटा, जिसकी वजह से इसको हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स में, जैसे रॉक चट्टाने, हार्ड चट्टाने होती हैं, उनकी ड्रिल करने में, उसमें छेद करने में हम इसका यूज करते हैं ड्यू टू वेरी हार्डनेस। दूसरा है बेटा किसी भी सरफेस को रब करने में, रबिंग करने में, रबिंग बोल दो, या फिर जो आपके पास रबिंग होती है सरफेस की, उसको रब करने में, रबिंग करने में सरफेस की ये काम आता है। ठीक है, डायमंड आपके पास जैसे ग्लास को, शीशा होता है, ग्लास कटर की जो पिन होती है उसमें भी इसका यूज होता है बेटा।
ठीक है। ये क्योंकि आपके पास ये बहुत हार्ड होता है, इसको प्रेशराइज करके यूं खींचते हैं लाइन तो ग्लास जल्दी कट जाता है। तो ग्लास कटर की जो पिन होती है उसकी टिप के अंदर भी ये थोड़ा सा इसका कंपोनेंट होता है। ये डक्ट, अब क्या होता है, मेटल जो होती हैं डक्टाइल नेचर की क्या होती है, उनके वायर ड्रॉ करे जा सकते हैं। तो बेटा इसकी जो टिप है उसके थ्रू उसके वायर ड्रॉ किए जा सकते हैं। वायरिंग को ड्रॉ करने में या वायरिंग बनाने में, वायर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है भाई। अब दूसरा क्या है आपके पास इसका डायमंड का यूज, ये बेटा ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बेटा। इट इज यूज एज अ ज्वेलरी। ठीक है बेटा। बहुत सारी अलग अलग तरह की डाइज वगैरह को बनाने में, ठीक है, डाई अलग अलग तरह की डाई बनाने में इसका काम आता है, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स में। ठीक है भाई। तो इस तरह की प्रॉपर्टी आपके पास है। पॉलिशिंग करने में, जैसे सरफेस की पॉलिशिंग कर रहे हैं तो उनको रब करके उनकी पॉलिशिंग करने में, उनको स्मूथ बनाने में। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आपके पास डायमंड की हैं जो आप यूज करते हो। तो अभी के लिए इतना ही है, फिर आगे हम देखेंगे कंपोनेंट्स, अलग अलग प्रॉपर्टी। ग्रेफाइट आपके पास है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका यूज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपके पास फुलरीन है, उसका यूज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का। अभी तक हम सिर्फ कार्बन को लेके चल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे नहीं गए हैं अभी हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना है बेटा सबने, हम भी आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।